सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्लोबल मुद्दे, जिसमें आज हम बात करेंगे हाल ही में इसराइल में हुए चुनावों की, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इसराइल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। इन चुनावों में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सबसे ज़्यादा 36 सीटें मिली हैं। हालांकि ये सीटें बहुमत से काफ़ी कम हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कई चुनावों की तरह नेतन्याहू एक बार फिर से अन्य क्षेत्रीय दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। ग्लोबल मुद्दे में आज बात इसी विषय पर कि इजराइल में हुए इन चुनावी नतीजों के क्या मायने हैं और अरब देशों खासकर वेस्ट बैंक, गजा और सीरिया के गोलन हाइट्स इलाकों में इन चुनावों के बाद क्या सूरत हाल होगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी और कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती और पश्चिमी एशियाई मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा। स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम इसराइल के इन चुनावों पर बातचीत शुरू करें, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। इसराइल की 120 सीटों वाली संसद में बहुमत नहीं मिलने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्हें इस चुनाव में विपक्षी पार्टी के नेता बेनी गैंट्स से कड़ी चुनौती मिली। इसराइली सेना के पूर्व जनरल बेनी गैंट्स की गठबंधन पार्टी ब्लू एंड व्हाइट को भी कुल 35 सीटें मिली हैं, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सिर्फ एक सीट से ही ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से आगे है। दरअसल इजरायली संसद नेसेट में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 3.25% वोट की जरूरत होती है। इसराइल में चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी सिस्टम के जरिए कराया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी सिस्टम को आसान शब्दों में समझे तो इसराइल में जब तक कोई पार्टी 120 सीटों में से 61 सीटें हासिल नहीं कर लेती, तब तक वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के कई आरोपों में घिरे नेतन्याहू को इस चुनाव में जीत मिलने की उम्मीद नहीं की जा रही थी। उनके ऊपर केस 1000, 2000 और 4000 के तहत रिश्वत, धोखाधड़ी और एक इस्राएली अखबार में बेहतर कवरेज पाने के लिए उसके मालिक से सौदा करने जैसे गंभीर आरोप हैं। नेतन्याहू चुनाव के दौरान खुद पर लगे इन आरोपों को दक्षिणपंथ और बेहतरीन कूटनीति के जरिए दबाने में कामयाब रहे। मार्च महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोलन पहाड़ियों पर इसराइल के प्रभुत्व को मान्यता देना भी नेतन्याहू के हित में रहा। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। साथ ही उन्होंने अमेरिकी दूतावास को भी तेल अवीव से यरूशलेम ले जाने की बात कही थी। नेतन्याहू की जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नेतन्याहू की जीत से मध्य पूर्व में शांति के कयास लगाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका खुद ही इसराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान वाले अपने 2 राष्ट्र सिद्धांत से पीछे हट रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नए प्रस्ताव में इसराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए जो संकेत दिए हैं, उसमें फलस्तीन का जिक्र नहीं है। इससे पहले के 2 राष्ट्र सिद्धांत में इसराइल और फलस्तीन राष्ट्रों का प्रस्ताव दिया जाता था। इस प्रस्ताव के तहत 1967 के अरब क्षेत्र वाले इसराइली कब्जे पर सीमा बनाने, आपसी सहमत से दोनों ओर से जमीनों की अदला बदली करने और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करने जैसे फैसले लिए जाने की कवायद चल रही थी। जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू का जीतना अरब देशों में तनाव को और बढ़ा सकता है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वेस्ट बैंक वाले कुछ इलाके को इसराइल में शामिल कर लिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक तमाम उथल पुथल के कारण अरब देशों की हालात पहले से कमजोर है। साथ ही फलस्तीन भी अब पहले की तरह एकजुट नहीं है। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश इसराइल के साथ अपने संबंध बेहतर बना रहे हैं। सऊदी अरब अपने विरोधी मुल्क ईरान से मुकाबले के लिए इसराइल को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि इजराइल में जो चुनाव हुए हैं, नतीजे आ गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि वो बहुमत का इंतज़ाम कर लेंगे। आपकी नज़र में इन चुनावों के क्या मायने हैं? मुझे तो लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का वापस आना
पीस प्रोसेस जो वहाँ पे चल रहा था उसमें विघटन जरूर घटेगा। आपने तो पहले ही देख लिया है कि जेरूसलम में अमेरिकन्स ने उनको सपोर्ट करके अपनी एम्बेसी वहाँ शिफ्ट कर ली है, क्योंकि हम लोग सब टेल अवीव में थे। मैं भी था वहाँ एक ज़माने में भारतीय दूतावास में, तो हम लोग सब टेल अवीव में थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन के संदर्भ में वो मान्यता नहीं थी जेरूसलम में, क्योंकि जेरूसलम को माना नहीं जाता था कि वो इज़राइल की राजधानी है। इज़राइल ऑफ कोर्स वहीं पे अपनी राजधानी बना चुका है, पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ये थी कि आधा फ़लस्तीनियों का होगा और आधा ईस्ट एंड वेस्ट जेरूसलम। अब गोलान हाइट्स पे भी उन्होंने, देखिए ट्रंप ने उनको एक छूट दे दी है कि आप इसको भी आप अपनी टेरिटरी समझें, सॉवरेन टेरिटरी, चाहे दुनिया माने या ना माने। ट्रंप साहब ने तो कर ही दिया है। और इधर अभी वो बात कर रहे हैं एनेक्सेशन ऑफ कुछ जो इलाके हैं जहाँ पे यहूदी बसे हुए हैं, ज्यूइश सेटलर्स कोई 4 लाख के करीब हैं जो वेस्ट बैंक में बसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें तो फ़लस्तीन के जो लोग हैं, लीडरशिप है, वो तो कभी नहीं मान सकते। तो इसलिए मुझे लगता है पीस प्रोसेस में जो विघटन इससे आएगा ये बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम फिर मतलब पीस प्रोसेस को तो भूल ही जाए, मतलब मुझे तो यही लगता है। कमर आगा साहब, आप इन चुनावी नतीजों को किस तरह से देखते हैं? 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी वो बहुत इनस्टेबल रहेगी, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब के ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं, और बहुत से इजरायली कमेंटेटर्स, ख़ासतौर से अखबारों की जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से लगता है कि ये गवर्नमेंट बहुत दिन तक नहीं चलेगी, जजमेंट जल्दी आ जाएगा, इनका इंडिक्टमेंट हो जाएगा। और इनस्टेबिलिटी जब तक इजराइल में रहेगी तब तक पीस प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकता, और एम्बेसडर पिनाक ने जैसे बताया कि उसमें कोई चांस नहीं। वहाँ पे जो मेजर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मानना ये है कि जेरूसलम जो है वो अनडिवाइडेड कैपिटल है जूइश पीपल का, इजराइल का, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जो ईस्ट जेरूसलम है वहाँ पे फ़िलिस्तीनी अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे, राजधानी बनाना चाहते थे, तो अब उनको वो जेरूसलम देने पे नहीं तैयार, डिवीज़न करने पे नहीं। और ट्रंप साहब ने उनको रिकॉग्नाइज भी कर दिया, एक तरह से देखा जाए, अपनी एम्बेसी भी वहाँ शिफ्ट कर दी। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के बारे में उनका जो विचार है वो ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है उनके प्रॉफिट, उनके रसूल और उनके पैगम्बरों की ज़मीन है, और उनके जो किंग्स थे वो वहाँ पे बादशाह जो थे उनके, डेविड जैसे और दूसरे, उनकी ज़मीन है। वो ये कहते हैं इसको हम कैसे दे दें, ये तो बिब्लिकल लैंड है, तो वो देने पे तैयार नहीं उसके लिए। लेकिन जो गाज़ा पट्टी है उसको वो कहते हैं कि वो बिब्लिकल लैंड नहीं है, मगर वो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो इस तरह से अगर आप देखिए जिस तरीके का, फिर तीसरी चीज़ ये है कि उनका जो प्लान है जूइश स्टेट बनाने का, जो जूइश स्टेट बना रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें जो अरब रह भी रहे हैं वो रह पाएंगे आने वाले समय में या नहीं। जैसे कि जूइश स्टेट का जो कंसेप्ट है वो, यानी प्योर जूइश स्टेट, एक ऐसी होली लैंड की तरह का कंसेप्ट वो डेवलप कर रहे हैं, और उसको वो ये मानते हैं कि भाई दुनिया में अकेली जूइश स्टेट है, तो वहाँ पे उन्हीं की मेजॉरिटी। तो जो रिफ्यूजी वहाँ से निकले थे उनकी वापसी की तो बात कोई सवाल ही नहीं होता इस कंसेप्ट में, अगर इसलिए कि अगर उनकी वापसी होती तो एक बहुत बड़ी संख्या में नॉन जूइश लोग वहाँ पे आ जाएंगे और उस स्टेट का कैरेक्टर भी बदल जाएगा। तो ये जो माहौल है उसमें बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई पीस टॉक्स या कुछ इस किस्म के। फिर नेतन्याहू साहब ने तो साफ साफ कहा है कि वो पैलेस्टीनियन में जो लीडरशिप है दे आर नॉट पार्टनर इन पीस द मोमेंट। और गाज़ा पट्टी पे जिस तरह के हालात हैं हम रोज़ देख रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं वहाँ के ऊपर, और हमस से वो बात नहीं करने पे तैयार। हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका, इजराइल सब मानते हैं। पिनाक रंजन साहब, अभी जैसा कमर आगा साहब ने कहा कि 2 चीज़ें इन्होंने कही। एक तो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब के ऊपर गंभीर आरोप हैं, चुनावों के दौरान ही लगे थे, रिश्वत, धोखाधड़ी और एक इस्राएली अखबार में कवरेज पाने के लिए उसके मालिक से समझौता करने तक के आरोप लगे। तो एक तो उनकी सरकार जो है वो बहुत स्थिर नहीं रहेगी और इसका भी एक असर शायद पड़ेगा। और दूसरी तरफ
जो आपने भी कहा और कमर साहब भी मानते हैं कि ये इसराइल के आसपास जो पश्चिम एशिया का हिस्सा है, ख़ास करके फ़लस्तीन और सीरिया, उसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो और अरब देश हैं उनके साथ और इसराइल के जो हालात हैं, क्या असर पड़ेगा उनका? देखिए, एक वास्तविकता यह है कि इसराइल इतना शक्तिशाली हो गया है, मतलब मिलिट्री के संदर्भ में, कि कोई अरब देश उसको अब छू नहीं सकता। ईरान कोशिश करता है, क्योंकि ईरान भी सबसे ज़्यादा एंटी इसराइल आज ईरान है। बाकी आप देख लें अरब देशों को, कोई ऐसा कोई इतना बोलते भी नहीं है इसराइल के खिलाफ, और न ही उनमें इतना दम है कि वो इसराइल का बाल बांका कर पाए इसमें। और ईरान के साथ जो रीजनल स्ट्रगल चल रहा है उस इलाके में, और इसमें भी यूएई जैसे देश उसके साथ दोस्ती, बिल्कुल, क्योंकि उनका फर्स्ट एनिमी इसराइल की जगह ईरान हो गया है अब। तो उसका कॉन्टेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो कहते हैं हमें ईरान से ज्यादा खतरा है, इसराइल से नहीं है। तो यानी सऊदी अरब और इसराइल की भी दोस्ती हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। वो तो वहां जा चुके हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो चाहे उन्होंने अभी तक एम्बेसी नहीं खोला हो, पर बातचीत उनकी जारी है, क्योंकि उनको अब ईरान से ज्यादा फिक्र है, इसराइल से नहीं है। और उधर ट्रंप साहब भी, और सऊदी अरब के साथ तो अमेरिका का गठबंधन है ही, तो वो उसी गठबंधन में ये लोग सब आ गए हैं। इजिप्ट भी आ जाता है, क्योंकि वो भी अमेरिकन उस दायरे में है। तो इसलिए आज जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो एकदम बदल गया है। आज इसराइल अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश वहाँ का मानता है। अब वो शक्ति का प्रयोग करके वो अपनी और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मतलब वो प्रमोट कर रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ दिन बाद वो ऐसा एक प्लान टेबल पे ले आएंगे फिलिस्तीनियों के लिए कि भाई ये प्लान है, जिसको आप मान ले तो मान ले, आपको फिर कुछ मिल जाएगा, जिसको मैंने एक लेख में कहा था मॉथ ईटन पैलेस्टाइन, जो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान के बारे में बोला था। तो वो उनको एक मॉथ ईटन पैलेस्टाइन का ऑफर देंगे, क्योंकि उसमें इजराइल सारा सिक्योरिटी अपने पास रखेगा और ये जो एनेक्सेशंस हैं, जो जूइश सेटलमेंट्स हैं, उसको इजराइल में मिला लेगा और उनको वेस्ट बैंक का कोई 80% शायद मिलेगा, गाजा मिल जाएगा पूरा। पर आप देखिए गाजा इधर है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वेस्ट बैंक और इजराइल के माध्यम बीच से जाना पड़ता है गाजा में। और वहाँ पे देखिए एक बात और भी है, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पैलेस्टीनियन लीडरशिप भी डिवाइडेड है। एक तो हमास हो गया और एक वेस्ट बैंक में PLO PA वाला जो हो गया, और इनमें आपस में बन नहीं रही है एकदम। हमास अब को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है अमेरिका ने। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, वो कहता हम आपसे बात नहीं करेंगे, और वहाँ पे झड़पें होती रहती हैं बॉर्डर पे। वेस्ट बैंक वैसे शांत है, उसमें वहाँ पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रमल्ला में PLA और PLO का मतलब जो हेडक्वार्टर और कैपिटल जो है वो वहीं पे है, और वो आपस में बातचीत करते हैं, पर उनमें कोई मेल तालमेल नहीं है। तो पैलेस्टीनियंस भी डिवाइडेड है और इजराइल उसका फ़ायदा उठा रहा है। कमर आगा साहब, आपने दो बातें कही कि एक तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं वो चुनाव तो जीते हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज़ आपने कही कि वो जो उनकी एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक और कुछ दूसरे इलाकों को इसराइल में शामिल कर लिया जाए। तो एक कमज़ोर सरकार कैसे कर सकती है? इसके ऊपर तो सहमति है सभी लोगों की। जितनी देखिए इजरायली पॉलिटिक्स जो है, इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम आप समझ लीजिए, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कुल 36 सीट मिली हैं उनको, और अपोजिशन के पास ब्लू एंड वाइट जो अलायंस है उसके पास 35 सीट हैं। बाकी जो हैं वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनकी सपोर्ट से वहाँ गवर्नमेंट चलती है। कोई भी गवर्नमेंट आए, इन्हीं लोगों की सपोर्ट से चलती है। तो इसके ऊपर तो सहमति रहेगी कि अगर वो एनेक्सेशन करते हैं एक वेस्ट बैंक के एक पार्ट को, तो उसको वो कोई भी सर्वसम्मति से वहाँ पे पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अम्बासडर पिनाक ने भी बात की, वहाँ पे अब इस समय जो बात हो रही है, बल्कि काफ़ी समय से है, उनका कहना ये है कि भाई ये वेस्ट बैंक तो हम देंगे नहीं, जॉर्डन इज़ पैलेस्टाइन, वो ये कहते हैं।
कि जॉर्डन है पैलेस्टाइन, और जॉर्डन में क्यों उनका वो ये भी कहते हैं कि जो जब पैलेस्टाइन इज़राइल बना था, पार्टीशन हुआ था, तो एक बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी इज़राइल से निकल के बगल में जॉर्डन में सेटल हुए थे, और जॉर्डन के अंदर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है जॉर्डेनियन पॉपुलेशन से ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है। तो वो उनका जो अल्टीमेट प्लान है वो पूरा गाज़ा स्ट्रिप को खाली करा देंगे, वेस्ट बैंक के उस तरफ आप सब जाइए। वही नहीं बल्कि जो अरब इज़राइली हैं जो उनके ऊपर भी ख़तरा है, इसलिए कि जूइश स्टेट के मतलब ये है कि उनके लिए भी ख़तरा बन सकता है आने वाले समय में। तो वो तो साफ कहते हैं, उनके यहाँ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें धीरे धीरे सहमति भी बन रही है। हाँ, गाज़ा का एक जो है, गाज़ा के लिए अलग अलग प्रपोजल्स हैं। कुछ का कहना ये है कि इज़राइल की सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप, और इतना छोटा है कि ये इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं रह सकता, तो इजिप्ट के साथ जोड़ दिया जाए, या इस तरह की बातें हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, एम्बेसडर ने बताया, अरबों की बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़ीरो है। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, एक तरफ तो पश्चिम एशिया में ये सब उथल पुथल चल रही है इज़राइल को लेकर के, आज से नहीं 70 साल से जब से वो देश बना है, और उसके बाद लगातार चाहे वो 1967 की घटनाएं हों या उसके बाद की हों, लेकिन आमतौर पे ये माना जाता था कि सारे अरब देश फ़लस्तीन के साथ हैं और इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, और उसमें भारत जैसे तीसरी दुनिया के और बड़े देश का उनका भी नैतिक समर्थन था। लेकिन 1990 के बाद हालात बदले, और न सिर्फ भारत ने बल्कि कई अरब देशों ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ किए। अब नई तस्वीर ये उभर के आ रही है कि ईरान की वजह से, जिसका आपने जिक्र किया, कई अरब देश जो हैं वो इसराइल के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। तो क्या ये कोई अलायंस बन रहा है और इसका फ़ायदा इसराइल उठाएगा, और जिसमें कि अमेरिकी मदद भी शामिल रहेगी, या ये कि ये एक सब दिखावा है? देखिए, ये बात तो सही है कि अरब देश माने फ़लस्तीन के साथ हैं, रहेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, उनका सपोर्ट उनके साथ रहेगा। पर जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी अब फिक्र ज़्यादा हो गई है ईरान से, इसलिए अब उनको मालूम है कि ईरान की इज़राइल का जो पहुंच है, उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह की, तो उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं ईरान के खिलाफ। और इसी वजह से जो खाड़ी के देश हैं, मतलब जो सबसे बड़ा देश वहाँ पे सऊदी अरेबिया है, वो करीब आना चाहता है इज़राइल के। तो इसमें एक उनका पैलेस्टीनियन के प्रति जो उनका जो पहले जो इतना दृढ़ता से वो बोलते थे, उसमें डाइल्यूशन जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वो अब इज़राइल को उतना क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, थोड़ा प्रोफॉर्मा क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये जो चेंज है जो 90s में आया, और हम लोगों ने, जैसे इंडिया ने जब वहाँ मिशन खोला, एम्बेसी खोला, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने तब खोला जाके जब ओस्लो पीस प्रोसेस वगैरह चालू हो गया था, और इजिप्ट और जॉर्डन दोनों देश, अरब देश ने वहाँ एम्बेसी खोली थी। तो जब हमने उनसे पूछा, अरब देशों से जो हमारे मित्र देश हैं, कि भाई आप लोगों ने तो खोल लिया, तो अब क्या मतलब अब ऑब्जेक्शन क्या है अगर हम खोलें? तो उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप खोल लीजिए। पर कुछ लोग नाराज थे, इंडिया पर भी, अरब देश, कि आप मत खोलिए क्योंकि आपका ही फिर डाइल्यूट हो जाता है जो हमारा प्रेशर है। पर जब हमने उनको कहा कि आपके खुद अरब देश वहाँ खोल चुके हैं, तो हमारे लिए क्या माने इम्पेडिमेंट है, हमको क्यों रोका जा रहा है? तो फिर वो भी चुप रहे, उन्होंने समझ लिया कि भारत खोलने वाला है, और तब से जब एम्बेसी खुला, तब से हमारे जो ऑफिशियल रिश्ते इजराइल के साथ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऑफिशियल ताल्लुकात जो अरब देश से हैं, ईरान से हैं, तो हमने बड़ा इंडिपेंडेंट ट्रैक्स रखे हैं इस पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। तो इसमें ये तो मैं तो कहूँगा कि ये एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक एक बड़ी खूबसूरत मतलब सक्सेस है। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, ये सारे देश आपस से लड़ रहे हैं, पर आपसे ये सब ताल्लुक रखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो खैर बहुत सारी वजह है, इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिक पावर है, ये तो ये अभी माहौल ये है। पर फलस्तीनियों की नज़रिए से तो ये इलेक्शन जो है नेतन्याहू का, तो वो तो मेरे ख्याल में कुछ मतलब निराश करने वाला ना, मतलब निराश करने वाली बात है।
कमर आगा साहब, ये जो अरब देशों में विभाजन देख रहे हैं आप, हालांकि यूनिटी भी कभी नहीं दिखाई दी, मगर एक था कि एक शायद भरम था कि एक यूनिटी है फ़लस्तीन की हिमायत में इज़राइल के ख़िलाफ़, लेकिन अब तो लग रहा है कि ईरान बड़ा दुश्मन है। जी बिल्कुल, इस वक्त तो उनका मानना है सबसे बड़ा दुश्मन, वो ईरान को नंबर 1 दुश्मन कहते हैं। और देखिए, पहले भी काफ़ी समय से फ़िलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि आम जनता में फ़िलिस्तीनियों की बहुत सपोर्ट है, तो हमने ये देखा है कि अरब लीग के रेजोल्यूशंस होते थे और उनके ऊपर कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, रेजोल्यूशन पास हो जाते थे। पैलेस्टाइन हमेशा से जो अरब नेशनलिज्म का एजेंडे में था, जब तक नेशनलिस्ट अरब पावर में थे, नासिर थे या इजिप्ट के अंदर नेशनलिज्म, इराक़ में जब तक अरब नेशनलिज्म थी, लीबिया, सीरिया, ये कंट्रीज़ तो हमेशा ओपनली सपोर्ट करते थे। लेकिन गल्फ़ नेशंस के जो थे, हमारे खाड़ी के जो देश थे, वो उनमें इतना वो नहीं थी सपोर्ट, और उनके यहाँ इतना बड़ा एजेंडा भी नहीं था फ़िलिस्तीन का। उनके लिए इस्लाम ज़्यादा बड़ा था एजेंडा। उनका मानना ये था कि हमें इस्लाम को प्रमोट करना है, और एक बार इस्लामिक हुकूमतें बन जाएंगी तो फिर तो क़िबला अव्वल है। नहीं, वो इतना इम्फेसिस नहीं देते। वो तो ये कहते हैं, अब तो वो साफ कहते हैं कि जो कुछ है वो मक्का और मदीना है, और उसको वो इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग देते हैं। भाई एक ही आइडियोलॉजी नहीं है इस्लामिक, बहुत अलग अलग है। जो एक्सट्रीमिस्ट नई आइडियोलॉजी है, वो कोई भी आप आज तक बता दिए जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो कोई इजराइल पे अटैक नहीं करते, कोई इजराइल की बात नहीं करते। वो कभी भी वो बनी जितनी क्या कहते हैं खिलाफत बनाई उन्हीं ने इराक़ और सीरिया के बीच में, लेकिन उसमें दूसरे मुल्कों का नाम लिया अरब के आसपास के, लेकिन उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया। तो वो उनके यहाँ बड़ा रिलीजियस बहुत अलग अलग फ़िक्रें हैं, अलग अलग। वैसे भी 4 स्कूल हैं, उन 4 स्कूलों में और डिवीज़न हो चुका है, तो उनके यहाँ वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब तो फिर यह है कि अरब पर्शियन राइवलरी आज की नहीं है, हज़ारों साल की है। वो भी एक अंडर करंट है, उसके अंदर वो भी नज़र आता है। तो उनको वो लगता है कि सद्दाम हुसैन ने भी ट्राई किया था कि एक बार क़दसिया कहा था कि दोबारा जब अटैक किया था, उसमें भी सारे अरब ने खुल के सपोर्ट किया था उनको। फिर दोबारा से इनको लगता है, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ी पावर बन गया, तो अब लगता है कि उनको कि अब हम सब इजराइल के साथ मिलकर अगर शायद करें, उस वक्त अमेरिका भी रिजीम चेंज के फेवर में है, तो शायद उसको हम कर लें। देखिए, फिर ईरान का भी बड़ा वर्चस्व हो गया है, इराक़, सीरिया, यमन, फिर उसके अलावा लेबनान, ये हार्ड है अरब देशों का, और इसके ऊपर उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस वक्त, वो कभी भी सऊदी या दूसरे देश उसको एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं। अब मुश्किल ये है कि यहाँ से उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। एम्बेसडर पिनाक रंजन साहब, इस पूरे चुनाव के दौरान अमेरिका का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। कुछ ही दिन पहले नेतन्याहू साहब वहाँ गए थे और गोलन हाइट्स पे ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनके नाम में पर्चा लिख दिया, रुक्का लिख दिया कि जाओ अब गोलन हाइट्स तुम्हारा हुआ, और बाद में अब उन्होंने बधाई भी दी है। ये एक कहा जा रहा था कि भाई अमेरिका इस इसराइल फ़लस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए वो 2 नेशन थ्योरी जो थी उससे पीछे हट रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो साहब ने जो नए प्रस्ताव दिए हैं उसमें फ़लस्तीन का जिक्र नहीं है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो 2 नेशन थ्योरी जो हम इतने सालों से जो मान कर चले आए हैं, उसकी एक बुनियाद है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उसमें कि 2 नेशन थ्योरी 67 बाउंड्रीज पे होंगी, वॉर से जो पहले बाउंड्रीज थी। अब वो तो बड़ा अनरियलिस्टिक हो गया है। अब पर है, वो एग्जिस्ट करते हैं रेजोल्यूशंस, अब सब उसको मानते भी हैं। पर अब क्या, अब देख लीजिए, अगर एनेक्सेशन की जो बात हो रही है अभी गोलान की, अभी फिर जो सेटलमेंट्स उसमें है, तो उसमें तो वो खत्म हो गया 2 नेशन थ्योरी, वो बॉर्डर्स ही चेंज हो जाएंगे। तो वो उस तरह की 2 नेशन थ्योरी तो बनने वाला नहीं है। और इजराइल इस तरह के सरकार के जो अभी बनने वाली है नेतन्याहू, जो हार्ड लाइन राइट विंग है, जो पैलेस्टीनियन स्टेट बनाना वो उसके खिलाफ है, पैलेस्टीनियन स्टेट की बन जाए। पर वो है कि इंटरनेशनल ओपिनियन पैलेस्टीनियन स्टेट चाहता है, उनको एक रेजोल्यूशन इतने सारे बने हुए हैं। तो मुझे लगता है 2 नेशन थ्योरी जो है वो तो धीरे धीरे कब्र में जा रहा है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है। तो जो नया प्लान ये लोग मेरे ख्याल कुछ बना रहे हैं,
वो पैलेस्टीनियों को एक ऑटोनॉमी काइंड ऑफ सिस्टम में वो लाना चाहते हैं। हाँ, बंटुस्तान कह लीजिए, जो साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड रेजिम में किया था, कि ठीक है हम आपके चारों तरफ रहेंगे, सारा कब्जा हमारा बॉर्डर पे हमारा रहेगा, आप ठीक है थोड़ा मतलब म्यूनिसिपैलिटी चला लीजिए, थोड़ा सा वहाँ वेस्ट बैंक में लोकल पॉलिटिक्स कर लीजिए, उसमें हम ठीक है। और इकोनॉमिक सेपरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो इकोनॉमिक जो इजराइल की जो पूरी इकोनॉमी है उसमें फिलिस्तीन तो एम्बेडेड है ना, करेंसी भी उनकी है, सब कुछ उनका है, तो वो ऐसे जकड़ गए हैं। मुझे तो लगता नहीं कि अब फिलिस्तीन सोच भी सकते हैं कि हमारा एक इंडिपेंडेंट नेशन कभी बनेगा। कमर आगा साहब, नॉन अलाइंड समिट में हमेशा फ़लस्तीन की बात होती थी और फ़लस्तीन के कॉज को चैम्पियन किया जाता था, और अब हमने देख रहे हैं कि सब 1967 की तो बात ही नहीं है, तो ख़त्म मामला। और अब तो ये कहा जा रहा है सीधे सीधे कि भाई आप जो है बस जिंदा रह लीजिए फ़लस्तीन। देखिए, वो बहुत सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक मेजर शिफ्ट ग्लोबल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस पूरे जो बदल गए, पूरी दुनिया के बदल गए। नॉन अलाइन मूवमेंट था, उस वक्त अरब नेशनलिज्म जोर पे थी, इजिप्ट, सीरिया, इराक, इंडिया और तमाम सारे देश जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, सोवियत यूनियन की भी सपोर्ट उन सबको हासिल थी। वो तो सब ख़त्म। यूनिपोलर वर्ल्ड जब से इमर्ज हुआ है, सब अब अमेरिका की तरफ देखने लगे, तो उसकी पूरी डायनामिक्स ही चेंज हो गई। तो ये उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, और एक बड़ा कारण ये था कि उसकी कारणवश अराफात ने ये डिसीजन लिया कि अपनी स्ट्रगल को बंद करो, और पीस टॉक्स में वो इंटर हुए। उनके पीस टॉक्स में इंटर होने के बाद फिर इंडिया को भी रिकॉग्नाइज़ करना पड़ा। इंडिया को दो वजह से करना पड़ा। एक तो अराफात खुद रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे इजराइल को और बातचीत करने लगे, टू स्टेट थ्योरी नेशन पे यकीन किया उन्हीं ने। और दूसरा ये भी था कि उस समय इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन लगातार भारत के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस ला रही थी, जिसको सारे अरब देश सपोर्ट कर रहे थे। ये भी एक बड़ा कॉज था जो बना, और आज भी उनके एटीट्यूड वही है, जिसकी वजह से इंडिया न्यूट्रल होता चला गया। और अब तो ये हो गई ये पोजीशन इंडिया की कि ज़्यादातर रेजोल्यूशंस में वो एब्सटेन कर रहे हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे रहे हैं बल्कि एब्सटेन कर रहे हैं। तो एक बदलाव पूरी दुनिया में आया, और इंडिया ने भी उसके हिसाब से बदलाव किया। लेकिन इंडिया ने कम से कम एक अच्छी बात है कि फ़िलिस्तीन के कॉज को अबंडन नहीं किया। आज भी यहाँ पे उनकी एम्बेसी है जो भारत ने बना के उनको दी है, और फिर उसके अलावा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी एजुकेशनल सपोर्ट, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनकी सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, सैकड़ों प्रोग्राम्स में हैं हिंदुस्तान में, जिसमें पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स से लेके उससे भी ज़्यादा इजराइल के साथ हम अपने रिश्ते बना। ऑब्वियसली इजराइल तो ये हमारा उसमें आ गया है ना, अब तो एंटी टेरर, काउंटर टेररिज्म, और फिर उसके अलावा मिलिट्री अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस। और हमारा मानना ये था, जब हमने अमेरिका को से अच्छे संबंध 90s में बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त ये तय हुआ कि भाई अमेरिका को जो सड़क जाती है वो वाया तल अवीव जाती है। तो सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया भारत ने, और फिर इजराइल से की लॉबी को वहाँ अमेरिका में यूज़ किया गया कि अमेरिकन संबंध अच्छे हो जाएं। तो इजराइल इस तरीके से, और अमेरिकन प्रमोट भी करते हैं कि अगर उनसे आपको डील करना है तो पहले आप इजराइल से डील कीजिए, अब फिर उसके बाद आप उनसे डील कीजिए। तो ये बदलते हुए जो हालात थे उसमें इजराइल ने पूरा फ़ायदा उठाया। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, लेकिन मैं एक तरफ तो अमेरिका है जो पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और कहा जाता है कि इसराइल उसका एक हिस्सा है, और वहाँ की राजनीति में अमेरिका और अमेरिका की राजनीति में ज्यूश लॉबी का एक बड़ा असर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें रूस की, हम तुर्की की बात करें, और यूरोपीय देशों की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, तो इनका क्या रवैया रहेगा नई सरकार के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के पुतिन के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, वो कई बार जा चुके हैं मॉस्को, उनको बता चुके हैं, और सीरिया के संदर्भ में उनमें एक समझौता भी था, क्योंकि पुतिन ने शायद उनको बोला था कि देखिए हम सीरिया में ये इंश्योर करेंगे कि आप पे कोई अटैक ना हो,
क्योंकि उन्होंने सीरिया में अपनी जो इंटरेस्ट थी उसको बचाना था, हाफिज वो क्या नाम है उनका, असद को बचाना था कि वो गद्दी में रहें, सो दैट वहाँ हाँ बशार, तो वो उनका जो मकसद था वो उन्होंने पूरा किया सोवियत यूनियन रशिया ने। तो और इजराइल को बताया कि देखिए हमारे यहाँ से आपको कोई खतरा नहीं है, हम होने नहीं देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी थी उनमें। और मुझे लगता है आप ये मत भूलें कि वो वहाँ पे इजराइल में रशियन जूस बहुत सारे हैं और उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो वहाँ से माइग्रेशन हुआ था रशियन जूस का, जब सोवियत यूनियन टूट गया, पूरे वहाँ सोवियत यूनियन से बहुत लोग आए थे। उन्होंने नई नई मतलब टाउनशिप्स बना दी उनके लिए, जहाँ पे अभी भी रशियन बोला जाता है। मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, और ये रशियंस में बड़े टेक्नोलॉजी जो माहिर थे लोग वो पहुँचे हैं वहाँ। इसीलिए उसमें इजराइल को एक बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा हुआ कि उनके डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ और जितनी टेक्नोलॉजिकल जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, ये हुआ है। और हमको जो इंडिया ने भी देखा कि जो टेक्नोलॉजीज़ हमें डिनाई कर रहे थे, अमेरिकन्स हो या यूरोपियंस हो, जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं या डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ है, वो इजराइल से हमें मिलता रहा है और इजराइल वो मदद हमें करता रहा है। अगर इंडिया की जो एस्पिरेशंस थी टू बिकम अ ग्लोबल पावर या जो भी है रीजनल पावर, तो एक तो इकोनॉमिक साइड में थी और दूसरा था नेचुरली मिलिट्री साइड में। तो मिलिट्री साइड में जो इजराइल जिस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी और मदद उन्होंने की, कोई और देश करने को तैयार नहीं था, एक्सेप्ट यूरोपियन बेचने को तैयार थे। बट इजराइल के साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो सिर्फ एक प्लेन है, आपने खरीद तो लिया, पर उसकी जो एवियोनिक्स है, उसकी जो रडार है, उसकी जो बाकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो इजराइल उसमें बहुत ही मतलब वो मतलब तेज़ है। इसलिए हमने वो जैसे ये जो अभी मिग का जो आपने देखा, जो मिग जिसको हम बाइसन कहते हैं, इसकी सारी एवियोनिक्स इजरायली है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इजराइल के साथ हमें जो मिला है, एक तो हमें फ़ायदा भी हुआ, हम एक पुरानी जहाज को एक मॉडर्नाइज करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा। कमर साहब, यूरोपीय देशों का और चीन वगैरह का क्या नज़रिया रहेगा? चाइना का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। वो सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, पहले भी किया उन्हीं ने, बाद में भी किया है। कुछ इकोनॉमिक एड दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझको नज़र नहीं आता। चाइनीज़ का अपना इंटरेस्ट यूरोप में अलग है। यूरोप का जहाँ तक सवाल है, ये तो यूरोप हमेशा से खुल के इजराइल के साथ रहा है, खासतौर से यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दो जो बड़े देश हैं, इन्हीं ने हमेशा, और पैलेस्टाइन के पार्टीशन में भी हमने देखा इनका एक बड़ा रोल रहा है। और बल्कि मिडिल ईस्ट के पार्टीशन को कहना चाहिए, उसमें जो हुआ था उसमें इन लोगों ने नॉर्थ अफ्रीका, क्या कहलाता है, डारफूर नहीं, स्पीको एग्रीमेंट जो था उसके अंदर जो ये हुआ था। तो इस तरीके से ऑटोमन एम्पायर से इन लोगों ने ये टेरिटरी टुकड़े जो थे अपने लिए, और फिर उसके बाद बटे, और फिर उसके बाद इन लोगों की प्लान ये था, प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक हुआ, कि वीक डिपेंडेंट स्टेट तमाम क्रिएट की गई। तेल उसका एक बड़ा इंटरेस्ट था, जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का इंटरेस्ट जहाँ पे मिलता है। और पॉलिसी जो अमेरिकन है वो बेसिकली यही है कि अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई टू देयर रीजन, उस ऑयल सप्लाई को ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और उसको अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में या वेस्टर्न नेशन को प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ा रोल इजराइल का रहा है। जो अरब नेशनलिज्म को जिसने काउंटर किया, कम्युनिज्म को वहाँ रोकने में उसने मदद की, और अब इस्लामिक मिलिटेंसी जिसको हम ये लोग कहते हैं, उसको रोकने में वो पूरी मदद अमेरिकन्स की और पश्चिमी देशों की कर रहे हैं। तो इस तरह से इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं कि बनी रहे, और अमेरिका उसकी पूरी खुल के मदद करता है। आपकी आखिरी टिप्पणी एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब के इसराइल के इन चुनावी नतीजों के बाद विदर इसराइल, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो मतलब जो मुद्दा हो सकता है कुछ आगे जाके, नेतन्याहू साहब गवर्नमेंट बना भी लेंगे शायद, क्योंकि उनको सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। वो जो है वो उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो करप्शन और जो केसेस हैं, वहाँ पे मुझे लगता है एक शायद कुछ एक मतलब बदलाव आएगा। बदलाव क्या आ सकता है कि नेतन्याहू साहब को अगर इंडिक्ट हो गए वो कोर्ट में, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा।
तो अब कौन फिर लीडर बनेगा उस पार्टी में? देखिए, राइट विंग तो है, वो नेतन्याहू साहब की फिलॉसफी जो है उसको वो छोड़ के जा नहीं सकते। पर देखिए, अगर कोई दूसरा है जो इतना हार्ड लाइन नहीं है, पर मुझे तो लगता नहीं कि उस हार्ड लाइन से वो कुछ ज़्यादा हट पाएंगे, क्योंकि उसी पे सपोर्ट पे वो जीते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी होगा उनकी लिकुड पार्टी से ही होगा शायद, या कोई उन्होंने कोalition में कोई अगर कोई उभर के आए कोई और नेता, तो वो ये हो सकता है एक बदलाव, वो मैं देखता हूं कि अगर ये हो सकता है, पर पॉलिसीज में कोई खास बदलाव नहीं है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये लीगेसी जो शुरू हुई है काफ़ी पहले अरियल शरोन की पॉलिसी थी, जो इनको इन्हीं ने अरेनेट किया। अरियल शरोन से पहले जो थे उनको बिगिन उनकी पॉलिसी को बिगिन उनकी पॉलिसी अरियल शरोन ने और स्ट्रांगली परसू की, फिर उसके बाद इन्हीं ने और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया। तो वो तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ इजराइल में कोई सवाल नहीं होता। यह है कि अब फिर ऐसे समय में जबकि अरब इतने कमज़ोर हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कोई चेंज आए। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब। तो इसराइल के चुनावी नतीजे से क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली की उम्मीद नहीं है, ऐसा हमारे मेहमानों का मानना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पश्चिम एशिया में शांति कायम हो, और जो पिछले कई दशकों से वहाँ हिंसा का माहौल बना हुआ है वो ख़त्म हो। इस उम्मीद के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।